आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 मकान संपत्ति से आय की। मकान संपत्ति से आय आय का दूसरा शीर्षक है। इसके अंतर्गत मकान, दुकान, भवन से प्राप्त किराया कर योग्य होता है। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे नंबर फर्स्ट है मकान या भवन। इसके अंतर्गत मकान या भवन का होना आवश्यक है, अर्थात मकान या भवन या अन्य गोदाम वगैरह अगर आपने किराए पर उठाया है तो वह इसके अंतर्गत कर योग्य होता है। मकान से लगी हुई भूमि, यदि मकान से लगी हुई कोई भूमि है तो उसे भी मकान की आय की गणना के समय उसी को उसमें शामिल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि यदि दो मकानों के बीच में कोई रोड आती है, यानी कि एक मकान दूसरी तरफ, दूसरा मकान रोड के दूसरी तरफ, तब उन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। अदरवाइज जैसे मकान में गैलरी वगैरह होती है, आंगन वगैरह होता है, पार्क वगैरह होता है, या पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग वगैरह होती है, बगीचा वगैरह होता है, वो सब मकान में इंक्लूड माना जाता है। इसके बाद मकान करदाता का होना चाहिए, अर्थात करदाता जो है वह मकान का स्वामी होना आवश्यक है, अन्यथा वह आय मकान संपत्ति की आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। नेक्स्ट है मकान भारत में होना। मकान भारत में होना चाहिए, तभी हम उसकी आय की गणना मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद है आपका वार्षिक मूल्य की गणना। मकान संपत्ति से आय ज्ञात करने के लिए हमें वार्षिक मूल्य की गणना करनी पड़ती है। वार्षिक मूल्य के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका स्वयं रहने का मकान। स्वयं रहने का जो मकान है, ये दो मकान ऐसे हो चुके हैं कि जिनको दो मकानों को कोई भी करदाता अपने रहने के लिए प्रयोग कर सकता है, और दोनों ही मकानों का सकल वार्षिक मूल्य अर्थात ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा। नेक्स्ट है मकान पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होना। यदि मकान पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व है तो अलग अलग हिस्से की अलग अलग गणना की जाएगी। नेक्स्ट है आपका उप किराएदार से प्राप्त किराया। यदि कोई किसी उप किराएदार से कोई किराया प्राप्त होता है तब वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है, क्योंकि उप किराएदार से अगर हमें किराया मिलेगा तो हम खुद किराएदार होंगे, अर्थात ऐसी स्थिति में करदाता मकान का स्वामी नहीं होता है, इसलिए उप किराएदार से प्राप्त किराया कहाँ पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट है संयुक्त किराए का विभाजन। संयुक्त किराए के विभाजन में मकान मालिक मकान के साथ कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, ऐसी सुविधाओं का किराया संयुक्त किराया कहलाता है, और ऐसे किराए को मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका भवन के साथ मशीन फर्नीचर किराए पर देना। यदि भवन के साथ कोई मशीन फर्नीचर किराए पर दी गई है, अर्थात उसे भवन से अलग करना संभव नहीं है, तब ऐसे भवन से प्राप्त आय की गणना मकान संपत्ति आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट से आय। पेइंग गेस्ट से जो आय होती है वह व्यवसाय या पेशे शीर्षक की आय में कर योग्य होती है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 मकान संपत्ति से आय की। मकान संपत्ति से आय आय का दूसरा शीर्षक है। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट है मकान या भवन। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में हम किसी मकान या भवन का आय का निर्धारण करते हैं। नंबर सेकंड है इसमें मकान संपत्ति से लगी हुई भूमि। यदि मकान से लगी हुई कोई भूमि है तो वह मकान में ही शामिल की जाती है, लेकिन यदि मकान के बीच में कोई रोड आ जाती है, अर्थात मकान का कुछ हिस्सा रोड के एक तरफ है और मकान का कुछ हिस्सा रोड के दूसरी तरफ है, तो बीच में सार्वजनिक रोड होने पर उन मकानों को अलग अलग यूनिट मान लिया जाता है। नंबर थर्ड है मकान करदाता मकान का स्वामी होना। यह भी आवश्यक है कि मकान पर करदाता का स्वामित्व होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति की हम आय का निर्धारण कर रहे हैं वह व्यक्ति उस मकान का मालिक होना चाहिए। नेक्स्ट है मकान भारत में होना।
जो मकान है जिसकी आय का हम निर्धारण कर रहे हैं, उस मकान का भारत में होना जरूरी है। यदि वह विदेश में स्थित है तो फिर उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। इसलिए मकान भारत में होगा तो वह मकान संपत्ति की आय शीर्षक में कर योग्य होगा। नेक्स्ट है वार्षिक मूल्य की गणना। मकान संपत्ति की आय ज्ञात करने के लिए हमें वार्षिक मूल्य की गणना करनी होती है। वार्षिक मूल्य की गणना मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है स्वयं रहने का मकान। मकान संपत्ति की आय शीर्षक में कोई भी करदाता अपने लिए 2 स्वयं रहने के मकान रख सकता है और दोनों का सकल वार्षिक मूल्य अर्थात ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 माना जाएगा, अर्थात 0 होगा। नेक्स्ट है व्यवसाय या पेशे में प्रयुक्त मकान। कोई भी मकान करदाता अपने व्यवसाय में या पेशे में प्रयुक्त कर सकता है। ऐसा मकान व्यवसाय या पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। नेक्स्ट है मकान पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होना। यदि मकान पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो दोनों का अलग अलग निर्धारण किया जाएगा, अर्थात एक यूनिट अलग मान ली जाएगी, एक यूनिट अलग मान ली जाएगी, तब उसका क्या करेंगे, आय का निर्धारण करेंगे। नेक्स्ट है उप किराएदार से प्राप्त किराया। यदि किसी उप किराएदार से कोई किराया प्राप्त होता है तो ऐसा किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। संयुक्त किराए का विभाजन। अगर कोई किराया संयुक्त रूप से लिया गया है तो उसका विभाजन किया जाता है। भवन के साथ मशीन आदि को किराए पर देना। यदि भवन के साथ मशीन वगैरह को किराए पर दिया गया है तो उसमें से हम क्या करेंगे, मशीन आदि का जो किराया होगा उसको अलग कर दिया जाएगा और भवन का किराया अलग रखा जाएगा। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट से आय, अतिथियों से आय। पेइंग गेस्ट से जो आय होती है उसे व्यापार या पेशे शीर्षक में कर योग्य होती है। ऐसी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है। कुछ मकान संपत्तियों की आय कर मुक्त होना। कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं, मकान संपत्तियां, जिनकी आय कर मुक्त होती है, जैसे कृषि मकान से आय। अगर कोई मकान कृषि कार्यों में यूज किया जा रहा है तो ऐसी उससे होने वाली आय कर मुक्त होगी। चिकित्सा शिक्षा संस्था की मकान संपत्ति से आय। अगर कोई आय ऐसी है जिसे कि चिकित्सा संस्था या शिक्षा संस्था में यूज किया जा रहा है तो वह भी क्या होगी, कर मुक्त होगी। श्रम संघ राजनीतिक दलों के स्वामित्व वाली मकान संपत्ति से आय। ऐसे संघ जो जिनके पास ऐसी मकान संपत्ति है उनकी आय कर मुक्त होगी। वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु गोदामों की आय, ऐसी आय भी कर मुक्त आय मानी जाती है। मकान संपत्ति की कर मुक्त आय। मकान संपत्ति में भी कौन कौन सी आय ऐसी होती हैं जो कि कर मुक्त होती हैं, उसमें नंबर 5 पे आपका पूर्ण रूप से कर मुक्त आय। जो कि पूर्ण रूप से कर मुक्त होती हैं ऐसी आय हैं, जैसे पहला है स्वयं रहने का मकान। जो स्वयं रहने का मकान होता है उसकी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होती है। नंबर 2 है व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग मकान संपत्ति। यदि करदाता अपने व्यापार अथवा पेशे में कोई मकान प्रयोग करता है तो उसको भी कर मुक्त माना जाता है। नंबर 3 है संपूर्ण वर्ष रहने का मकान खाली रहना। यदि कोई करदाता अपनी नौकरी के कारण अपने रहने के मकान को छोड़कर अपनी नौकरी पर चला जाता है और वह मकान खाली रह जाता है और वह मकान संपूर्ण वर्ष में खाली रहा है तो ऐसा मकान भी कर मुक्त माना जाएगा। वैज्ञानिक शोध संघ, स्थानीय प्राधिकरण, राजनीतिक पार्टी, पुण्यार्थ ट्रस्ट, ट्रेड यूनियन आदि के स्वामित्व वाले मकान संपत्ति की आय। अगर इनमें से किसी के पास स्वामित्व वाली कोई मकान संपत्ति है तो वह भी क्या मानी जाएगी, कर मुक्त मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर लाभकारी संस्थान जैसे अस्पताल, चिकित्सा संस्था, विश्वविद्यालय आदि की मकान संपत्ति की आय कर मुक्त होती है। सेकंड है आपका सकल कुल आय में से कटौती योग्य आय। ऐसी कौन सी आय है जो कि सकल कुल आय में से जिसकी कटौती मिल सकती है, जैसे सहकारी समिति द्वारा गोदाम किराए पर उठाने से आय। ऐसी आय को सकल कुल आय में से घटा दिया जाता है।
सहकारी समिति की मकान संपत्ति से आय यदि सकल कुल आय 20,000 रुपए से अधिक ना हो, तब सहकारी समिति की मकान संपत्ति से आय को सकल कुल आय में से घटा दिया जाएगा। अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजी पर, शब्दावली पर। शब्दावली में नंबर फर्स्ट है आपका मकान का नगर पालिका मूल्य। प्रत्येक नगर में नगर पालिका होती है या नगर निगम होता है, वह मकान का जो मूल्य निर्धारित करता है उसे मकान का नगर पालिका मूल्य कहते हैं। सेकंड है नगर पालिका कर, म्युनिसिपल टैक्स। इसमें जल कर, गृह कर, सफाई कर, स्वास्थ्य कर, शिक्षा कर आदि शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी टैक्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं। यदि प्रॉपर्टी टैक्स आपने राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को चुकाया है तब वह नगर पालिका कर नहीं है। लेकिन यदि उसके साथ नगर पालिका लिखा हुआ है अर्थात आपने प्रॉपर्टी कर को नगर पालिका को चुकाया है तब उसे गृह कर मानकर नगर पालिका कर में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट रेंट यानी कि संयुक्त किराया। कभी कभी करदाता अपने मकान के साथ किराएदार को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे जल की सुविधा, पानी की सुविधा और अन्य सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधा है। ठीक इसी प्रकार की कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जिससे होने वाला किराया जो होगा वो मकान संपत्ति की आय में कर योग्य तो होगा, लेकिन वह कंपोजिट रेंट कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट रेंट। नेक्स्ट है आपका वास्तविक प्राप्त किराया। करदाता को पूरे वर्ष में जो वास्तविक किराया प्राप्त होता है उसे वास्तविक प्राप्त किराया कहते हैं। किराया, जब मकान का कोई किराया प्राप्त नहीं होता है तो उस किराए को अप्राप्त किराया कहते हैं। यदि मकान खाली रहने की अवधि का कोई किराया है और मकान कुछ अवधि में अर्थात मकान कुछ अवधि में खाली रहता है तो उस अवधि का किराया खाली रहने की अवधि का किराया कहलाता है। इसके बाद है मकान का उचित किराया। मकान का उचित किराया वह किराया है जब कोई दो मकान एक ही स्थान पर एक जैसे हो और उनका किराया अलग अलग हो तो उनमें से जो भी अधिक होगा उसको दूसरे वाले मकान का किराया मान लिया जाएगा। ऐसे किराए को उचित किराया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमापित किराया या मानक किराया। प्रमापित किराया मानक किराया ऐसे शहर जहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है वहां पर किराया नियंत्रण अधिकारी ऐसे मकान का जो किराया निर्धारित करता है उसे प्रमापित किराया या मानक किराया कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है वहां पर हम जीएवी कैसे निकालेंगे और जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है वहां पर जीएवी कैसे निकालेंगे। दोनों में अंतर है, आप दोनों को देख लें। पहला है जहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू ना हो वहां पर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट इन तीनों को लेंगे। इन तीनों में से जो भी अधिक होगा उसे जीएवी मान लिया जाएगा, सकल वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा। सेकंड, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट इन तीनों में से जो अधिक हो उसे बाहर निकालो। उसके बाद एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों का कंपैरिजन करो। इसमें से दोनों में से जो अधिक हो उसे बाहर निकालो और फिर जो आपने बाहर निकाले हैं उन दोनों में से जो कम हो उसे बाहर निकाल लो तो आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। किस तरीके से हम मकान संपत्ति की आय की गणना करेंगे उसका एक फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद इसमें से म्युनिसिपल टैक्स यदि कोई है तो लेस किया जाएगा, वैकेंट पीरियड अगर कुछ है तो उसे लेस किया जाएगा, अनरिलाइज रेंट अगर कुछ है तो उसे लेस किया जाएगा। अब अनरिलाइज रेंट के लिए रूल 4 की कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए। अगर रूल 4 की कंडीशन पूरी होती है तो अनरिलाइज रेंट घटाया जाएगा और यदि पूरी नहीं होती है तो नहीं घटाया जाएगा। यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से
हम डिडक्शन घटाएंगे सेक्शन 24 की। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है एसडी 30% ऑफ एनएवी, जो एनएवी आपका है उसका 30% निकालेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, जितना होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए यदि मकान स्वयं रहने का है तो उसमें से केवल एक ही डिडक्शन मिलती है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको याद रखना है करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा अमाउंट घटाया जाएगा और कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 घटाया जाएगा। अर्थात जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उसका 1/5 हिस्सा छूट के रूप में मिलता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगा। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड। इन दोनों में से यदि दोनों हैं तो दोनों का अमाउंट लिखेंगे, यदि एक है इनमें से तो एक लिखेंगे। उसमें से पहले 30% एसडी घटाएंगे, उसके बाद उसको बाहर लेकर जाएंगे, फिर इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताता हूँ। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, दूसरा लेट आउट हाउस। यदि ऋण 1/4/1999 से पहले लिया है, यदि ऋण मकान की मरम्मत, नवीनीकरण आदि के लिए लिया गया हो तो अधिकतम 30,000 रुपए की छूट मिलेगी। अर्थात इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट कितनी होगी? मैक्सिमम 30,000। यदि ऋण 1/4/1999 के बाद लिया हो तथा मकान 5 वर्षों में बनकर तैयार हो गया हो, ऋण मकान खरीदने के लिए लिया गया हो सकता है, ऋण मकान बनवाने के लिए लिया गया हो, तो अधिकतम 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। लेट आउट हाउस में कोई लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि करदाता अपने स्वयं के रहने के 2 मकान यूज कर सकता है। कोई भी करदाता हो वह अपने रहने के लिए 2 मकान यूज कर सकता है, अर्थात 2 मकानों का प्रयोग अपने खुद के रहने के लिए कर सकता है। वही सर। अनरिलाइज रेंट, रूल 4 की शर्तें, रूल 4 की 4 शर्तें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए अनरिलाइज रेंट घटाने के लिए। कौन कौन सी शर्तें हैं? नंबर 1, किराएदारी वास्तविक हो, अर्थात किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए, वो केवल पेपर वर्क पर नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो, जो किराएदार है उसने मकान मालिक का मकान खाली कर दिया हो, ये दूसरी कंडीशन है। 3 है किराएदार मकान मालिक की किसी अन्य संपत्ति का उपयोग नहीं कर रहा हो। नंबर 4 है किराएदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा चुकी हो। तो ये 4 शर्तें हैं जिनके द्वारा हम ये देखते हैं कि अगर ये पूरी होती है तो अनरिलाइज रेंट को घटाया जाता है, और अगर ये पूरी नहीं होती है तो अनरिलाइज रेंट को नहीं घटाया जाता है। नगर पालिका कर के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि यदि नगर पालिका कर किराएदार द्वारा चुकाया जाता है तो ऐसे नगर पालिका कर की राशि को नहीं घटाया जाएगा, किंतु यदि नगर पालिका कर मकान मालिक द्वारा चुकाया जाता है तो ऐसे किराए को, ऐसे नगर पालिका कर को हम लेस कर देंगे।